बेईमानी से नहीं चाहता हूँ मैं। ज़फ़र भाई, डेवलपमेंट भी हो रही है, डीडीसी काउंसलर भी आप बन गए, लोगों का भरोसा भी आप पर है, लेकिन सियासत जो आपकी है वो कहाँ पे पहुँची है? उसमें कोई डेवलपमेंट हुई? मतलब आम आदमी पार्टी, या हमने सुना है कुछ अफवाहें ये भी चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में भी आप जाने वाले हो, कहाँ जाने वाले? नहीं, अफ़वाहें तो अफ़वाहें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाकर क्या मिलेगा? इन्होंने तो पूरी स्टेट को लूटा है। नहीं, मिलेगी। पावर अल्टीमेटली लोगों ने देनी होती है ना। मैं तो रविंदर रैना की तरह नहीं ना कहूँगा कि 50 के पार, वो घर बैठे 50 के पार। ये जो 70 सालों में जो काम नहीं हुए वो काम आपने किए, डेवलपमेंट वहाँ पे होने वाली है, हुई हो है। रही है, ऑन कार्ड है, प्रोग्रेस में है। तो जिस तरह से हमने देखा था डीडीसी इलेक्शंस जब हुए, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स खड़े हुए, जीत करके आए, उनमें भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, बदलाव हुए। आप में भी कोई बदलाव हुए, डेवलपमेंट हुई आपकी भी? मतलब मैं समझा नहीं आपके इस सवाल को, क्या किस तरह मतलब? घर, गाड़ी, घोड़ा, पैसा सब कुछ हो गया? हाँ, ये देखो मेरे पास तो आज भी, मैं तो रिक्शा लेकर सड़क पर, हालांकि गाड़ी ना होना लीडर के लिए बहुत बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि मुझे बहुत भागना पड़ता है कि हमें असेंबली तक पहुंचना है, और असेंबली पहुंचने के लिए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो क्या आप उन एरियाज़ में भी जा रहे हैं, लोगों के टच में हैं, लोगों की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप उन लोगों की बात करेंगे, उनके मुद्दे हल करवाएंगे, उनके मसले सुनेंगे, तभी तो वो लोग आप पे विश्वास कर पाएंगे। ऐसे अपने ही एरिया में सिमट कर रह जाएंगे तो कहाँ से आप असेंबली जा पाएंगे? देखिए, एक चीज़ है कि जहाँ से मुझे मैंडेट मिला है। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के मड़वा कॉन्स्टिट्यूंसी से डीडीसी काउंसलर शेख ज़फ़रुल्लाह साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू। ज़फ़रुल्लाह भाई, बहुत दिनों के बाद, बिल्कुल, बहुत दिनों के बाद, बहुत अरसे के बाद, बहुत महीनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। आप पूछिए सवाल जो आपके मन में होगा। बिल्कुल। कुछ ठंडे हो गए हो? बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ हूँ। मैं तो सियासत में परमानेंटली आया हूँ, और जितने भी इलाके के इश्यूज़ हैं उनका परमानेंट सलूशन ढूंढने आया हूँ। तो ठंडा होना तो सवाल ही नहीं है, और दिन बर दिन और गर्म होते जाएंगे। ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, और कागज़ी काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए जाहिर सी बात है जिस वक्त जिस तरह की सूरत हाल होती है, चीज़ें जिस तरह से हल करनी होती हैं, उसी हिसाब से अपना रास्ता चुनना होता है। तो जब ज़िम्मेदारियाँ आपके कंधों पे आ जाती हैं तो आपको ज़िम्मेदार होकर काम करना पड़ता है। ठंडा होने का तो सवाल ही नहीं है। ज़फ़र भाई, जो सब्ज़ बाग आपने इलेक्शन के दौरान में लोगों को दिखाए थे, जो बयानात आपके बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, कुछ काम भी हुए हैं ग्राउंड पे? नहीं, आप शायद मुझे फॉलो नहीं करते हैं। और जो सब्ज़ बाग दिखाए थे, वो सब्ज़ बाग, ये आपके अपोजिशन में जो लोग हैं ना, उनके आरोप है। नहीं, उनके आरोप तो नहीं है। खैर, अपोजिशन वाले, ये तो आप सही बात कह रहे हैं कि अपोजिशन वालों के आरोप है। अपोजिशन वालों का काम क्या होता है? और अब जाहिर सी बात है, उनका तो कोई और काम रहा नहीं। इलेक्शन के टाइम 10 लोगों के साथ आपकी दुश्मनियां भी होती हैं, तो वो अब उसको पर्सनल लेकर फिर आपके ऊपर अटैक करते हैं। फिर आपकी कितनी भी कामयाबी मिली हो आपको इश्यूज़ को हल कराने में, तब भी वो आपकी टांग ही खींचेंगे, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट अगर आप ओवरऑल बात करेंगे, मैंने इससे पहले आपके ऊपर, आपके चैनल के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे। पहला इंटरव्यू हमारा था कि क्या फॉरेस्ट क्लियरेंस होगा, क्या टेलीकम्युनिकेशन डेवलप होगा, यही चीज़ें थी ना। क्या बिजली सेंक्शन होगी, ये मैंने आपको पहला इंटरव्यू भी दिया था आफ्टर बिकमिंग डीडीसी मेंबर मड़वा। तो आज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, उसके बाद तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। हमारे फॉरेस्ट क्लियरेंस को कम से कम 6 महीने हो गए, फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गया 70 साल के बाद। और बिजली सेंक्शन हो गई अंडर RDSS स्कीम। और आपको पता ही है कि जब कोई काम, सपोज़ कागज़ी काम भी बड़ा लंबा रहता है, और आपको पता ही है आज किस तरह का माहौल है स्टेट में, और ऐसे में आपको घर छोड़कर बहुत सारी जंगें लड़नी पड़ती हैं, बहुत सारे दुश्मनों से, बहुत सारे बड़ी बड़ी दीवारों से गुजर के आपको जाना पड़ता है। तो मड़वा जिस वजह से पीछे है वो है सड़क ना मिलने की वजह सियासत। और वो कहाँ हमारी रुकावट बनते थे? फॉरेस्ट क्लियरेंस। अल्लाह का फ़ज़ल है कि आज 6-7 महीनों से हमारा फॉरेस्ट क्लियरेंस हो चुका है। फेलिंग परमिशन भी अकॉर्ड हो चुकी है। और फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज नवापची से हंजल से लोपारा तक का जो रोड है, उसकी टेंडरिंग भी हो चुकी है और अलॉटमेंट भी हो चुकी है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और अब जो ट्रीज़ हैं उनको काटने के लिए आपकी टेंडरिंग होने वाली बहुत जल्द, मतलब विदिन 5 to 6 डेज़। उसके बाद
उनकी टेंडरिंग ओपन होगी और काम शुरू किया जाएगा। यानी जो सब्ज़ बाग सबसे बड़ा जो ख्वाब दिखाया था मैंने, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह हमारे जिस्म में ये जो वेन्स है ना, जिस तरह से ये काम करती है ना, इसी तरह एक सड़क भी एक डेवलपमेंट को लेकर काम करती है। तो सड़क जहाँ पर नहीं है 10 मसले वहाँ रहते हैं, और जहाँ सड़क पहुँचती है वहाँ 10 मसले हल होते हैं। तो जो मड़वा की परेशानियाँ थी वो सड़क ना होने की वजह से अब इंशाअल्लाह ताला आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। अगर 2 महीने के बाद मौका मिला मुझे आपसे मुलाकात करने का, और हो सकता है मड़वा फेस्टिवल भी हम करने जा रहे हैं, वार्ड 1 फेस्टिवल भी करने जा रहे हैं, हम आपको इनविटेशन भी देंगे उस दिन, और आप ज़रूर आएँ इन इलाकों में। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है तब तक नवाबपची हंजल का जो रोड है उसका काम भी शुरू कर दिया होगा। टेलीकम्युनिकेशन हमें वर्किंग सीज़न कम होने की वजह से परेशानी हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बार BSNL के भी टावर्स बनाए जा रहे हैं, 10 से 15 टावर मड़वा वार्ड 1 में सिर्फ, और जियो फाइबर 90% काम मुकम्मल हो चुका है, 10% उसका बकाया है, और इस बार इंशाल्लाह वो काम भी मुकम्मल किया जाएगा और 5G नेटवर्क डायरेक्ट मड़वा में लॉन्च होगा। तो ये ख्वाब थे जो मैंने दिखाए थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे क्लासरूम्स रेनोवेट किए जा रहे हैं, खूबसूरत क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्लासरूम आज मड़वा में बनाए जा रहे हैं। उसके पीछे वजह यह है कि मैं इन चीज़ों के पीछे भागा दौड़ा, और आज मड़वा में स्टील ब्रिजेस भी बनाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हुआ, बिजली RDSS स्कीम के तहत सेंक्शन भी हुई, टेलीकम्युनिकेशन 90% काम उस पर हो चुका है, 10% काम मुकम्मल होगा तो 90% भी दिखने लग जाएगा। और उसके बाद टूरिज़्म कभी भी हमारे इलाकों में ध्यान नहीं दिया था। आप इस वक्त हरी सिंह साहब की ये जो पार्क उनके नाम पर बनाई है, यहाँ पर इससे पहले आप कुछ नहीं देखते थे, इसको डेवलप किया तो फिर जाकर आज हज़ारों लोग आते हैं, इसमें दृश्य देखकर चले जाते हैं। इसी तरह इलाका मड़वा और वार्ड 1 में अगर आप देखेंगे खूबसूरती की एक मिसाल है वो, लेकिन सड़क ना होने की वजह से, पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से इन एरियाज़ में टूरिज़म की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। और टूरिज़म जो है एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है हमारे लिए बेरोज़गारी को ख़त्म करने का, लेकिन जब आपके यहाँ विल नहीं थी किसी को, जब इलाकों को एक्सप्लोर करने की किसी ने जद्दोजहद नहीं की, तो यकीनी तौर पे उनकी खूबसूरती ढकी रही, छुपी रही। लेकिन इस बार मड़वा फेस्टिवल, वार्ड 1 फेस्टिवल भी होने जा रहा है। तत्तापानी में बड़े खूबसूरत कम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे। वार्ड 1 में बहुत बेहतर तरीके से जो है टूरिस्ट लोगों को बुलाया जा रहा है, और मीडिया के आपके माध्यम से, न्यूज़ शेयर इंडिया आज जगह जगह पर देखा जा रहा है, ये चैनल आपके माध्यम से हम उन इलाकों की आवाज़ हर वक्त पहुंचाते भी रहे। और जिस दिन मड़वा फेस्टिवल होगा, वार्ड 1 फेस्टिवल होगा, उस दिन भी हम उन इलाकों को, जम्मू के इन शहरों तक भी पहुंचाएंगे वीडियोस के ज़रिए से। तो ये जो ख्वाब थे जो मैंने दिखाए थे, इन ख्वाबों को ताबीर करना हमारा काम है। चल पड़े हैं इस रास्ते में। 10 किस्म की मुश्किलात भी आती हैं, 10 दुश्मन भी बनते हैं, जानलेवा दुश्मन भी बन जाते हैं, लेकिन इनकी परवाह नहीं करनी है। जब आपका मकसद बहुत अच्छा है, जब आपकी मंजिल वो पहाड़ है, रास्ते में छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं, उनको देखकर कभी भी न रुकना है, न झुकना है, न बिकना है। तो कामयाबी का ये बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आप कामयाब रहना चाहते हैं तो आपको ईमानदार रहना ज़रूरी है। ख़ास करके आज के वक्त में आपको 2 मिनट में NIA आपको 2 मिनट में कोई ना कोई एजेंसी जांच करने के लिए आ जाएगी। अगर आपके घर में वॉल टू वॉल भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है तो पहुंच जाते हैं। आपको ईमानदार रहना है, आप ईमानदार रहकर बड़े दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे। मैं तो रविंद्र रैना की तरह झूठ बातें नहीं कहूँगा, मैं तो NC और PDP के पुराने लीडरों की तरह झूठी बातें कहकर अपने लोगों को ख्वाब नहीं दिखाना चाहता हूँ। हमारा जो लिमिटेशंस हैं उनको भी ध्यान में रखते हैं, और दूसरी बात है जो हमारे इरादे हैं, जो डिटर्मिनेशन है, उसको भी जहन में रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप सवाल पूछते जाइएगा, जब जब मौका आपको मिलेगा आप ज़रूर तीखे से तीखे सवाल पूछें, और बेहतर से बेहतर जवाब देने की कोशिश की जाएगी। सवाल तो हम पूछेंगे, सवाल पूछना हमारा काम है। बिल्कुल। ये जो 70 सालों में जो काम नहीं हुए वो काम आपने किए, डेवलपमेंट वहाँ पे होने वाली है, हुई है, ऑन कार्ड है, प्रोग्रेस में है। तो जिस तरह से हमने देखा था DDC इलेक्शंस जब हुए, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स खड़े हुए, जीत करके आए, उनमें भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, बदलाव हुए। आप में भी कोई बदलाव हुए, डेवलपमेंट हुई आपकी? मतलब मैं समझा नहीं आपके इस सवाल को, क्या किस तरह? मतलब घर, गाड़ी, घोड़ा, पैसा सब कुछ हो गया? हाँ, ये देखो मेरे पास तो आज भी, मैं तो रिक्शा लेकर सड़क पर, हालांकि गाड़ी ना होना लीडर के लिए बहुत बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि मुझे बहुत भागना पड़ता है। मुझे अचानक कहीं से कॉल आती है, गाड़ी ना होने की वजह से नहीं जा पाता हूँ। मुझे अचानक से, मतलब जो काम आपको 5 मिनट में हो सकता है, गाड़ी ना होने की वजह से 1 घंटा लगता है, 1 दिन लगता है।
तो कभी कभार मीटिंग में आना पड़ता है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, गाड़ी आएगी, गाड़ी मिलेगी, जाऊँगा, और इस तरह बहुत सारी दिक्कत तो होती है। लेकिन मेरे पास न घोड़ा है और न गाड़ी है, और मैं समझता हूँ कि यही तो इम्तिहान है। एक लीडर जब अपना सफ़र उसका आगाज़ करता है, आपको इस तरह की परेशानियाँ आएंगी। अगर मेरे पास गाड़ी हलाल की नहीं आती है तो हराम की गाड़ी रखना भी जायज़ नहीं है, और ये इस इम्तिहान से गुज़रूँगा तो यकीनी तौर पे अल्लाह ताला के रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं। ये वक्त की आजमाइश होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं आसपास जो चाहते हैं कि मैं उनसे मांगूं, मैं उनसे लूं, लेकिन मेरी ज़मीर वो नहीं है। मैं हमेशा देखकर चलता हूं, और मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियां, लोगों के बहुत एहसानात हैं, लोगों की जो उम्मीद मुझसे टिकी हुई है, मैं उन उम्मीदों को कभी बेचना नहीं चाहता। इसलिए बिना गाड़ी के जब तक चल सकता हूँ चलूँगा, और ईमानदारी की बुनियाद पर अगर मैं आगे चल सकता हूं तो चलूँगा। अगर बेईमानी करके मुझे लगे कि आगे बढ़ना ज़रूरी है तो फिर मैं सियासत को छोड़ दूंगा, लेकिन घोड़ा गाड़ी बेईमानी से नहीं चाहता हूं मैं। ज़फ़र भाई, डेवलपमेंट भी हो रही है, डीडीसी काउंसलर भी आप बन के, लोगों का भरोसा भी आप पर है, लेकिन सियासत जो आपकी है वो कहाँ पे पहुँची है? उसमें कोई डेवलपमेंट हुई? मतलब आम आदमी पार्टी, या हमने सुना है कुछ अफवाहें ये भी चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में भी आप जाने वाले हो, कहाँ जाने वाले? नहीं, अफ़वाहें तो अफ़वाहें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाकर क्या मिलेगा? इन्होंने तो पूरी स्टेट को लूटा है। नहीं, पावर अल्टीमेटली लोगों ने देनी होती है ना। मैं तो रविंदर रैना की तरह नहीं ना कहूँगा कि 50 के पार, वो घर बैठे 50 के पार, टोल प्लाज़ा 50 के पार, आपके प्रॉपर्टी टैक्स 50 के पार, आपके यहाँ सारा कुछ छीन कर आपके यहाँ के बच्चों को अब चंडीगढ़ एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है तो फिर भी 50 पार। आपके यहाँ इतनी बेरोज़गारी 30% से ऊपर चली गई, फिर भी 50 के पार। तो ये सारी जो चीज़ें, और सारा जो भी स्टाफ है बाहर का, एलजी साहब की मनमानी से आता है, उनकी चाहत का आता है, अमित शाह साहब की चाहत का स्टाफ यहाँ पर आता है, उनके हिसाब से डीसीज लगाए जाएं, उनके हिसाब से सारा सिस्टम चले, फिर भी 50 पार। जम्मू के लोग बेचारे रो रहे हैं, फिर भी 50 पार। यहाँ का बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, फिर भी 50 पार। यही तो पावर है ना। वो तो, और 10 मीडिया कर्मचारी दिन भर भागे रहते हैं उनके पीछे। ये देखिए रविंद्र रैना बलानी के घर में घुस गया, ये देखिए कश्मीर पहुंच गया, ये देखिए वहां पर बड़ा इस्तकबाल हो गया। हालांकि डरा कर पावर ये लाना, ये कोई इससे सियासत नहीं चलती है। ग्राउंड लेवल की सिचुएशन देखकर एक अलग चीज़ होती है। और अब रविंद्र रैना को ये भी पता चल गया कि हिंदुत्व पॉलिसी भी अब फेल हो गई कर्नाटका में, तो लोगों ने दिन दहाड़े फेल कर दिया उस पॉलिसी को। अब ये क्या चाहते हैं? ये अब यही मतलब मस्खरापन दिन भर करते रहेंगे, मीडिया में छाए रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया अपना रोल अदा नहीं करती है। क्या मीडिया कभी ये सवाल पूछती है उनसे कि मतलब आपके होते हुए इतनी बेरोज़गारी है तो आपको हक ही नहीं बनता 50 का पार कहने के लिए? मुझ जैसे नौजवान को आज अगर कोई पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, वो तो यही बीजेपी है। तो आप कह रहे हैं कि हमने हमारे पास अफवाहें पहुंच गई, आप बीजेपी में जाने वाले हैं। बीजेपी का तो सवाल ही नहीं है, भले ही उनके हथकंडे, हाँ ये वो ज़रूर कोशिश करें, अगर नहीं आता है तो जेल डाल देंगे, ये वो ज़रूर कोशिशें कर रहे हैं, और ये वो ज़रूर अंदर से प्रयास में लगे हैं कि अगर शेख ज़फ़र एट द एंड भी हमारे साथ नहीं आता है तो हमारे पास एक और हथकंडा है जिसको वो अपनाने के लिए तैयार हैं कि इसको कोई बहाना, क्योंकि यहाँ तो बहानों की भरमार होती है यहाँ पर, तो आपके पास मौके हैं, कह दो, कुछ भी कह दो तो डाल दो अंदर। तो बट अल्लाह का फजल है कि इतना मुझे यकीन है कि जिस बीजेपी ने महाराजा की स्टेट को ख़त्म करके हमें यूटी में तब्दील कर दिया, जिस जम्मू कश्मीर में 9 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और अपने एमएलए से गिले शिकवे करने का मौका तक नहीं यहाँ के लोगों को मिलता है, जिस जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस तो कराए लेकिन जिन वादों और दावों के साथ इलेक्शंस कराए उन डीडीसीज़ को रोक दिया। आज डीडीसी, कई सारे डीडीसीज़ बेचारे रो रहे होते हैं, इनकी पार्टी के भी बेचारे रो रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब पावर नहीं थी, बहुत सारे घर बैठ के सारे तो शेख ज़फ़र नहीं बन सकते ना। मैंने तो कहा कि नहीं, तुम मुझे पावर दो ना दो, मैं तब भी तुम्हारे दरवाज़ों पे आ जाऊंगा, मैं तब भी एलजी के पास जाऊंगा, मैं तब भी कमिश्नर के पास जाऊंगा, मैं अपना काम अपनी मेहनत से कराऊंगा। पावर अगर दी होती तो मेहनत नहीं लगती ज़्यादा, बल्कि एक प्रोटोकॉल आपका अलग होता, पावर आपका होता, उससे आप काम स्पीड से कराते। लेकिन खैर, इन्होंने डीडीसीज़ के साथ धोखा किया, इन्होंने बीडीसीज़ के साथ धोखा किया, इन्होंने सबके साथ धोखा किया। तो इनको क्या लगता है कि इनके साथ धोखा नहीं होगा?
और ये जो अफवाहें हैं बीजेपी के साथ जाने की, ये हमेशा झूठ, हमेशा गलत और हमेशा गलत साबित होंगे। मैं साबित करके दूंगा। इलेक्शन आने वाला है, आने वाले वक्त में आपको सब कुछ पता चलेगा। मैं अल्टीमेटली चाहता हूं कि मैं असेंबली में हॉल में जाऊं, लेकिन लोगों के दम पर, ना एजेंसीज़ के दम पर, ना पैसे के दम पर, और ना ही रविंदर रैना और इस तरह के चापलूस लीडरों के दम पर, अपने दम पर, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और अपनी क्वालिफिकेशन से, अपने काम से असेंबली हॉल में जाना चाहता हूँ और वहाँ इनका डटकर मुकाबला करना चाहता हूँ। ये जो हेल्थ पर कोई बात नहीं करते हैं, ये जो एजुकेशन पॉलिसी गलत लाते हैं, ये जो टीचर की कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है उस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास, हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा हो कैसा ना हो वो पॉलिसी इनके पास नहीं है, इनके पास टूरिज़्म को लेकर कोई सही पॉलिसी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है, यूथ को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। तो इस तरह की पॉलिसी जो ये अपनाए हैं उनका अपोज करने जाऊँगा असेंबली हॉल में। ये तो मेरा संकल्प है, ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मेरे साथ जनता खड़ी होगी और ख़ास करके इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में 60,000 वोट है, मड़वा वार्ड 1 में उसका मतलब करीब 30 से 40% वोट है। फिर बौंसवा, केशवान, छात्रू, मुगल मैदान, वहाँ का नौजवान जो है वो मेरी ताकत है। वो अपने घर वालों को भी कन्विंस करें जो सरूड़ी साहब से पिछले 40 साल से जुड़े हुए हैं, 30 साल से जुड़े हुए हैं, वो उनको भी कन्विंस करें कि आपको शेख ज़फ़र का साथ देना है। ये नौजवान है, ये अगली नस्ल का, ये अगली जनरेशन का लीडर है और यकीनी तौर पे हम भी चाहते हैं कि इस एज में हमारा साथ दिया जाए। ये नहीं, ऐसा ना हो कि मतलब हमें भी बूढ़ा कर दिया जाए, कल थायराइड भी होगा, हार्ट पेशेंट भी होंगे, ब्लड प्रेशर भी आसमान को छू रहा होगा, घुटनों का दर्द भी होगा, बच्चों का दर्द भी होगा, फिर आप असेंबली में हमें भेजेंगे। आज भेजें। हमारी जो सोच है, हमारी जो हिम्मत है, ताकत है, हौसला है, उसका इस्तेमाल करके हम आपके भले के लिए आज काम कर सकते हैं। तो फिर भाई अकेले तो नहीं लड़ सकते हो, एक प्लेटफॉर्म की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, वो भी एक गुब्बारे की तरह था, हवा भरी, सुई लगी, ख़त्म, हवा सारी निकल गई है। पार्टियां भी लीडर से ही चलती हैं। अगर आपने बड़ी पार्टी बना दी, ठीक है, आपके लीडर निकम्मे साबित हो गए। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, सारे जम्मू के निठल्ले लीडर हैं, तो पार्टी दिन बर दिन सुकड़ रही है ना। ये तो दबदबा इसका इसलिए है, ये मीडिया में भी कुछ लोग इन्होंने ख़रीद कर रखे हैं, ये तो एजेंसीज़ भी इनके अंडर आती हैं, सेंटर के अंडर, और यूटी है इस वक्त तो सारा का सारा जो है अमित शाह साहब के अंडर है। इसलिए आपको 10 चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर अगर आप 1 to 1 लोगों के बीच में जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि असली गुब्बारे की हवा तो इनकी निकली हुई है। ठीक है, हम आम आदमी पार्टी की कौन सी हवा, जिसके जो वो कौन सा गुब्बारा था जो फट गया? भाई हम तो अभी यहाँ तो वो ना फर्स्ट स्टेज पर हैं, हमारा तो ग्रो करने का टाइम है ना। उनका तो समापन हो रहा है, अब उनका आखिरी, वो कहते हैं ना, आखिरी चरण, तो वहाँ तक ये पहुँच रहे हैं। अब उनका डाउनफॉल हो रहा है और हम जैसे नौजवानों का पार्टियाँ मैटर नहीं करती हैं। आपके प्लेटफॉर्म मिलने के लिए लोग आपका प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। मैं तो डीडीसी बनने से पहले भी किसी जमात में नहीं था, तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इलेक्शन में, लोगों ने करोड़पति को हराया और इसी जम्मू के शहर में उनका होटल है, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। तो एक ना चली, फिर जब जनता की अदालत लगती है ना, तो जनता की अदालत में जनता तय करती है। प्लेटफॉर्म आला से आला वो बना कर देंगे आपको, लेकिन शर्त यह है कि आप लोग कितना ईमानदारी से चलते हैं, आप लोग कितनी मेहनत करते हैं और आप लोग कितना बेहतर तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ, आप मेरे इलाके के लोगों से पूछें, मेरे दुश्मनों से नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कभी इकरार नहीं करेंगे मेरी कामयाबियों को लेकर, लेकिन मेरे चाहने वाले जो हकीकत पसंद लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विजनरी लोग हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे क्या शेख ज़फ़र के जीतने के बाद कॉलेज बिल्डिंग का काम शुरू हुआ? यस। क्या शेख ज़फ़र के जीतने के बाद टावर्स बने? यस। मैगडम पड़ा? यस। क्या शेख ज़फ़र के जीतने के बाद आपके यहाँ ब्रिजेस बनने लगे? यस। शेख ज़फ़र के जीतने के बाद क्या यहाँ पर वाकई में टूरिज़्म को लेकर बातें होने लगी? यस। क्या उसके बाद ही यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम्स बनने लगे? मड़वा जैसे गाँव इलाके में स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं, तो वो कहेंगे आपको यस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस क्या उसके बाद हुआ? वो कहेंगे यस। क्या बिजली सेंक्शन हुई उसके बाद? यस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अगर उसके बाद ही हुई हैं, तो दैट मीन्स आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू रिप्रेजेंट माई पीपल एंड आई विल कीप ट्राइंग बिकॉज आई थिंक वी आर नॉट द थर्ड क्लास पीपल, वी आर द विक्टिम्स ऑफ थर्ड क्लास गवर्नेंस, वी आर द विक्टिम्स ऑफ थर्ड क्लास लीडरशिप। और वो किश्तवाड़ टाउन से 3-4 लीडर हमेशा आए, उन्होंने अरबों में प्रॉपर्टी बनाई, हमें बदले में कुछ नहीं दिया, पार्टियों के फसादात दिए, आपसी झगड़े दिए,
लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे बात करते थे कुछ हुआ नहीं होता था। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इट इज़ टाइम टेकिंग, वक्त के साथ साथ मैं आपको 2023 के आखिर पे आप मड़वा ज़रूर आएँ और आप उनसे इतना कहें, हो सकता है मेरा दुश्मन कभी जवाब ऐसे आपको उटपटांग दे देगा, लेकिन आप उनसे ये ज़रूर पूछेगा क्या ये उनके जीतने के बाद हुआ या पहले हुआ। वहाँ वो जवाब नहीं दे पाते हैं और मजबूर होकर वो कह देंगे कि नहीं उनके जीतने के बाद ये काम हुए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इंशाल्लाह हम मड़वा को वो ख्वाब जो हमने देखा है 4 साल 5 साल पहले डीडीसी इलेक्शन जीतने से पहले, वो ख्वाब इंशाल्लाह पूरा होगा और हम इलाके मड़वा, वार्ड 1, दक्षिण इन 3 इलाकों की तर्जुमानी पिछले 4-5 साल से करते आएँ और इंशाल्लाह ताला जो हमारा विज़न है, विज़न हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे उसके साथ और अपने विज़न पे अपने आप को सस्टेन कराने के लिए हम हर मुमकिन जद्दोजहद जारी रखेंगे। अगर हम बात करें जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें असेंबली तक पहुंचना है और असेंबली पहुंचने के लिए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो क्या आप उन एरियाज़ में भी जा रहे हैं, लोगों के टच में हैं, लोगों की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप उन लोगों की बात करेंगे, उनके मुद्दे हल करवाएंगे, उनके मसले सुनेंगे, तभी तो वो लोग आप पे विश्वास कर पाएंगे। ऐसे अपने ही एरिया में सिमट कर रह जाएंगे तो कहाँ से आप असेंबली जा पाएंगे? देखिए, एक चीज़ है कि जहाँ से मुझे मैंडेट मिला है वहाँ की बहुत ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर हैं, उम्मीद भी है और ज़िम्मेदारियाँ, इसलिए हम ज़्यादातर फोकस वहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम वहाँ एक कामयाब डीडीसी बन गए, यकीनी तौर पे हम एक कामयाब एमएलए बनने की ताकत रखते हैं और अगर आप एक कामयाब डीडीसी नहीं बन पाए तो आप एक कामयाब एमएलए भी नहीं बन पाएंगे। तो ये जो मैं मॉडल तैयार कर रहा हूँ ना, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं वहाँ की चीज़ को छात्रों भी ले जाऊँगा, मुगल मैदान भी ले जाऊंगा, केशवान भी और बौंसवा भी। उन्हें बताऊंगा कि मेरे जीतने से पहले क्या था, मेरे जीतने के बाद क्या हुआ और आपको भी इस तरह की लीडरशिप चाहिए तो हमारा साथ दें। लोग जानते हैं आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, आपके माध्यम से, आपका इतना बड़ा चैनल है, जब आपके चैनल पर आ गए तो छात्रों मुगल मैदान के लोग भी आपसे जुड़े हैं, बौंसवा के लोग भी जुड़े हैं और केशवान के लोग भी, मड़वा के भी और वार्ड 1 के भी। पूरा किश्तवाड़ देखेगा आपको। और मैं समझता हूँ कि इश्यूज़ का मुझे सब जगह का मालूम है, अस्पतालों की क्या हालत है। आज छात्रों मुगल मैदान में कहीं पर भी आप जाएं, किसी भी हेल्थ सेंटर में जाएं, वहाँ पर आपको एक एक्सरे मशीन तक नहीं मिलेगी। वहाँ के स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, बच्चे वहाँ पढ़ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं क्लासरूम्स में। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे मालूम है। सड़कें आपकी बहुत तंग हैं, अगर बनाई भी गई हैं, मैकडम कहीं पर नहीं पड़ा है, किसी जगह पर सड़क नहीं पहुंचाई गई है। ये तो सारे कॉमन इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ को लेकर मुझे मालूम है कि बौंसवा में कहाँ प्रॉब्लम है, छात्रों में कहाँ, मुगल मैदान में कहाँ। अल्टीमेटली जो आवाम और लीडर का रिश्ता होता है ना, वो यही तो होता है कि आप प्रॉब्लम्स उनकी जानो और उनकी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो ढूंढो। लेकिन मैं समझता हूँ कि तब तक हम हर जगह का सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाएंगे, दे पाएंगे। ये तो मालूम है कि इसका सोल्यूशन ये है, लेकिन आपके पास मैंडेट होना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं और छात्र मुगल मैदान, केशवान, बौंसवा, वहाँ के तो बहुत सारे नौजवान मेरे साथ जुड़े हैं। शायद जो पुराने लीडर हैं वो अभी सोए हुए हैं, गफलत की नींद में, उन्हें लगता होगा, क्योंकि वो काफ़ी बार ये भी कहते हैं अरे ये तो अभी सियासत में कच्चा है। और जो मड़वा में भी जब डीडीसी इलेक्शन हमने लड़ा, वहाँ पर भी काफ़ी लोग कह रहे थे कच्चा है। तो हमने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की वहाँ पर और काफ़ी अच्छे छक्के छुड़ाए उनके, और वहाँ से हमने ये भी सीखा कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। और उसी मॉडल को सेम दूसरी जगह पर भी हम ले जाएंगे और बेहतर तरीके से आने वाला जो चुनाव है उसको लड़ेंगे। और यंगस्टर्स इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तादाद में सपोर्ट में है मड़वा वार्ड 1 में, जहां हमने बहुत सारे काम भी किए हैं, कोशिशें भी की हैं और वो हमारी इस आवाज़ को पहचानते भी हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं। पूरा नौजवान मुकम्मल तौर पर बिल्कुल शाना बशाना खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बेहतर होगा। आप इस बार ये उम्मीद रखें कि एक नौजवान आपको मिलेगा असेंबली हॉल में, तो वो शेख ज़फ़र होगा। ज़फ़र साहब, जिस तरह से आपने कहा, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना पैसा, और बेईमानी करनी नहीं है, ईमानदारी से अभी तक आया नहीं है, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, बिना पैसों के तो आज तक कोई गया भी नहीं आवाम के बीच में। आप कैसे कह सकते हैं कि आवाम मतलब बिना पैसों के लोगों को नहीं चुनती? ये इन्होंने ट्रेंड चलाया है, ये इन्होंने मीडिया के ज़रिए से भी बातें फैलाई हैं, लोगों के जहन ऐसे ख़राब बनाए हैं कि बिना पैसों के नहीं चलती है सियासत। आने दो इलेक्शन, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी गाड़ी ले लो, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हम तो इलेक्शन कब होगा यार, हम तो आपको अपनी गाड़ी 1 महीना के लिए फ्री देंगे। गाड़ी किस लिए हमें चाहिए?
हमें लगता है कि ट्रांसपोर्ट इधर उधर जाना होता है वो ज़रूरी है, हमें कैंपेनिंग के लिए, बस हमें ये पैसा लोगों को देकर वोट खरीदना भी नहीं। अगर मेरे पास करोड़ों अरबों भी पैसा होता ना, मैं तब भी लोगों की सोच ख़राब नहीं करना चाहता। मैं एक विजनरी लीडर हूँ और एक नेक्स्ट जनरेशन का लीडर हूँ। मैं इस तरह की सोच लेकर आवाम के बीच में नहीं जाऊँगा। मैं उन्हें स्कूल, अस्पताल, सड़कें, टूरिज़्म और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगी, इन सब मुद्दों को लेकर उनके बीच में जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, हर गली मोहल्ले में घूम कर आऊँगा, लोगों के बीच में जाकर उन्हें सही और गलत की निशानदेही करके आऊँगा। उन्हें बताऊंगा तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, तुम्हारे लिए गलत क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम पहुंचने में कामयाब हो गए लोगों के घरों तक, यकीनी तौर पे लोग भी बदलाव चाहते हैं। मैंने देखा छात्रों में, मुगल मैदान में, मड़वा वार्डन में लोग बहुत तंग आ चुके हैं पुराने लीडरों से। ये जो पुराने लीडर हैं, इन्होंने बादशाहत कायम की है, इन्होंने जमहूरियत को कायम नहीं किया है। इन्होंने पैसा लगाया, पैसा कमाया। ये बिजनेसमैन है, दुकानदार हैं। अगर आप GM सुरूड़ी की बात करें, आपको लगता है वो लीडर है? आपको लगता है कि वो 10वीं पास आपके बच्चों को MA और PhD करके देखेगा? नहीं देखना चाहेगा वो। दे आर नॉट विजनरी लीडर्स, दे आर 8th क्लास 8th पास लीडर्स एंड दे आर 10th पास लीडर्स। अटैक कर रहे हैं आप। नहीं, पर्सनल अटैक क्या, हकीकत है। मतलब वो 10th पास है तो मैं पर्सनल अटैक कर रहा हूँ, वो हकीकत है। तो हकीकत को तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो जब जाहिर सी बात है, एक यूनिवर्सिटी से पास आउट बंदा पॉलिटिक्स में आता है, उसकी सोच तो होगी ना कुछ, स्कूलों को लेकर, अस्पताल को लेकर। आप मुझे बताएं, GM सुरूड़ी एक अस्पताल मुझे वो दिखाएं। वो आज़ाद साहब, आज़ाद साहब, आज़ाद साहब, 24 घंटा आज़ाद साहब करते रहते हैं। एक अस्पताल दिखाएं आज़ाद साहब के दौर में जो उन्होंने बनाया, वहाँ मुकम्मल तौर पे इलाज मिलता है छात्रों, मुगल मैदान के लोगों को, बौंसवा के लोगों को, कारा के लोगों को। मैं मान जाऊँ वाकई में। ये नाम बड़ा, गाम उजाड़ा, तो ये वही वाली बातें हो गई। तो पर्सनल अटैक कहाँ से हो गया ये? आप जाकर देख लीजिए, सज्जाद साहब से पूछें, आपने मड़वा वार्डन में 50 साल, 30 साल में, 20 साल में क्या किया? अंडा बटा कुकड़ी। किसी बिल्डिंग की इनाग्रेशन फाउंडिंग स्टोन डाली हो? मैं तो आया, मैंने तो SDDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग की फाउंडिंग स्टोन डाल दी। मैं खुद कमिश्नर के पास आया, भाई कॉलेज सेंक्शन है, काम क्यों नहीं हो रहा है 9 साल से? मैं 3 करोड़ लेकर आया वहाँ से, तो काम शुरू हो गया। अगर नहीं आता तो नहीं पैसा देते। आज अगर GM सुरूड़ी साहब का क्रशर बंद होगा, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे वो? अगर स्कूल बंद है तो वो क्यों नहीं पहुँचते हैं? ये पर्सनल अटैक है क्या? और ये भी आप रिसेंटली आपने देखा होगा, एक मोहम्मद शफीक गुजर कम्युनिटी से पता नहीं उनके खिलाफ कुछ बोला, डायरेक्ट फ़ोन करता है और उसको गाली देता है, उसको कहता है तू होता कौन है मेरे खिलाफ बोलने वाला। इनको तो ज़रा सी भी बात बर्दाश्त नहीं होती है उन वोटर्स की जिन्होंने इनको कांधों पर उठाया है। तो वो GM सुरूड़ी आपका लीडर बनना चाहिए। GM सुरूड़ी इसलिए लीडर बना था क्योंकि अपोजिशन होती नहीं थी, डरते थे लोग। शेख ज़फ़र तो इसको तो डर भी डरता है। मेरा नाम सुनकर तो डर भी कांपता है कि यार किसके पास जाऊं डराने के लिए। अल्लाह का फजल है, मेरे अंदर इतना एक कलेजा है, मैं इन तमाम लोगों के खिलाफ बोलूं। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सुनील शर्मा के खिलाफ बोला वो ये है, सज्जाद साहब किचलू के खिलाफ किसी ने बोला तो वो ये नौजवान है। और अब जो बारी है एक्सपोज करने की वो GM सुरूड़ी की है और उसको पूरे तरीके से हम एक्सपोज करेंगे। वो डिफेमेटरी केस गरीबों को दिखाता है, मैं तो उनमें से नहीं हूँ, मैंने कानून भी पढ़ा है, कहाँ वो केस लगता है कहाँ नहीं लगता, कहाँ मुझे अपोजिशन करनी है और इन जैसे नेताओं को कैसे एक्सपोज करना है। एक एक चीज़ मैं इनका बाहर निकालूंगा और इनका पूरा पोस्टमार्टम करके आपके सामने रिपोर्ट पेश करूंगा। ये जो अरबों खरबों कमाए हमारे यहाँ अस्पतालों से, सड़कों से, हर इदारे से, ये कैसे कमाए इन्होंने। और मैं आपको ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताऊँगा फिर कि ये कितनी भारी अक्सरियत से अब हारने वाले हैं और इनकी जो पैसों से चलने वाली सियासत है उसका कैसे खात्मा होगा। चलें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू जनाब, और आप हमारी आवाज़ बने रहें हमेशा। मैं आपको आज ही पता नहीं उस वक्त शायद फ़ोन पे ही बात होगी, तो डायरेक्ट इसी वीडियो में आपको मैं इनविटेशन दे रहा हूं कि आप ज़रूर जिस दिन मड़वा फेस्टिवल होगा, वर्डवन फेस्टिवल होगा, आपकी एक अच्छी व्यूवरशिप है, क्रेडिबिलिटी है। हालांकि आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग वार करते हैं, ये होता है जब आप किसी सच्चाई के मार्ग पर होते हैं ना। तो यहाँ गांधी को ट्रेन से निकाल दिया था बाहर। तो इस वक्त हिंदुस्तान में गांधी बनने की ज़रूरत है और इस वक्त सच्चे रास्ते पर अपनी गर्दनों को कटवाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आपको टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा।
पड़ेगा, आपको गांधी बनना पड़ेगा, और तभी जाकर आप हिंदुस्तान में जो जमहूरियत है उसको रिवाइव कर पाएंगे, और तभी जाकर आप इंसाफ के झंडे गाड़ने में कामयाब भी होंगे। और आपको मैं आज ये इन्विटेशन दे रहा हूँ कि जिस दिन मड़वा फेस्टिवल होगा, वर्ड1 फेस्टिवल होगा, हम उस दिन टेलीफोनिकली आपको रब्ता भी करेंगे, आप ज़रूर आएँ। और उन एरियाज़ को भी, जिस तरह हम यहाँ पर बैठे हैं हरी सिंह पार्क में, ये इतनी खूबसूरत पार्क है, यहाँ लोग आते हैं, यहाँ एक्सप्लोर हुई हैं चीज़ें, इसी तरह आप हमारे उन एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करें, और नेक्स्ट टाइम हम इसी तरह के एक पार्क वहाँ बनते हुए देखें और उसमें आपका और मेरा इंटरव्यू हो जाए। थैंक यू जनाब, हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डीडीसी काउंसलर मड़वा शेख जफरुल्लाह साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।